हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 11 अदर मूड डिसऑर्डर्स ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबली मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, या फिर हम पूछ लें मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसे कहेंगे, या सीजर डिसऑर्डर किसे कहेंगे, HIV किसे कहेंगे, डायबिटीज़ किसे कहेंगे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए इफ़ यू आर स्टडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, है ना। स्पेशली पार्किंसन डिसीज़ से शुरू करते हैं। पार्किंसन डिसीज़ क्या है, किसे कहते हैं, आपने कभी देखा है इसका कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको आपने मतलब ऑब्ज़र्व किया हो? अभी तक आपको लगेगा अरे ये हमने कहाँ देखा होगा, लेकिन अब जैसे ही आप सिम्टम्स को देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे हाँ मैंने देखा है, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है। या हो सकता है आपने अपनी फैमिली में, हो सकता है आपने अपनी सोसाइटी में, हो सकता है आपने अपने एनवायरनमेंट में कभी ना कभी किसी को इसे सफ़र करते हुए देखा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर इस अंकल का नाम ले लेंगे हम, जो ये अंकल हैं इनका नाम ले लेते हैं अभी आरव, ठीक है। अब आरव की आप कंडीशन देखिए, यहाँ पर आपको इस फोटो को देखकर क्या लग रहा है, थोड़े से झुके हुए हैं, है ना। और अब यहाँ पर आ जाओ, इनको देखकर लगे, इनका नाम आरव नहीं है, इनका नाम रख लेते हैं भाई उमेश रख लेते हैं, ठीक है। उमेश थोड़ा सा नाम आपको अजीब लग सकता है, लेकिन नाम तो नाम होता है, कुछ भी रख लो, है ना। तो उमेश यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी फिंगर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। आप भी देख पा रहे हैं, अपनी फिंगर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रखे हैं, इनके फुट स्टेप। यहाँ पर अपने हाथ को सोच रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगेंगी, और इससे आपको पार्किंसन डिसीज़ याद करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी मैं बताता हूँ। पार्किंसन डिसीज़ का एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आपने कभी किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसके हाथों में ऐसे कंपन रहती है, यूँ, ठीक है, या फिर फिंगर्स ऐसे 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 करती रहेंगी, या गर्दन ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा ये ना ओल्ड एज में मिलती हैं, बड़े बुज़ुर्गों में मिलती है, जो थोड़े से अडल्टहुड को थोड़ा क्रॉस कर जाते हैं, लेट अडल्टहुड में हम कह सकते हैं, उस दौरान है जो आपको मिलती है। चलिए अब थियरी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। पार्किंसन डिजीज ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट एबनॉर्मैलिटीज़। किसकी वजह से? मूवमेंट एबनॉर्मैलिटीज़। अगर आपकी बॉडी मूवमेंट नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अबनॉर्मल है, अचानक से आपके हाथ रेस्ट में है लेकिन हिल रहे हैं, तो वो अबनॉर्मैलिटीज़ है। डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा में न्यूरॉन के डीजनरेशन की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट में अबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं, जिसको हम पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्किंसन डिसीज़ ओवर देयर, है ना। सो इट पार्किंसन डिसीज़ अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। उनमें 1% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, और जिनकी 70 ईयर से ज़्यादा है उनमें 2.5% पॉपुलेशन को पार्किंसन डिसीज़ आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कुछ सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं पार्किंसन डिसीज़ के, बड़े इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे सुनने में, आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या, अरे ठीक है। तो ट्रिमर से शुरू करते हैं। ट्रिमर जैसा कि मैंने बताया, हाथों में कंपन, कुछ इस तरह से हिलेंगे, कुछ इस तरह हिलेंगे। हो सकता है कोई अपने अंगूठे को रब करे, ठीक है। हो सकता है उनके जो फिंगर्स ऐसे मूव कर रही है, कोई भी 1-2 फिंगर उनकी मूव कर रही है, जिनको हम बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रिमर। क्या बोलते हैं? पिल रोलिंग ट्रिमर। तो रिदमिक शेकिंग कोल्ड ट्रिमर्स यूजुअली बिगिन इन लिम्स, ऑफन योर हैंड और फिंगर्स, इनमें नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। कई बार गर्दन भी ऐसे ऐसे हिलती है। तो इससे क्या होता है, जब आपके ऐसे हाथ हिलने लग जाएं तो ऐसा लगता है कि कमजोरी आना शुरू हो गई है। यू बिकम, है ना, दैट पर्सन पॉसिबली बिकम वीक, है ना। सो वीक हो जाएगा जब कोई पर्सन, तो वहाँ पर हम कह सकते हो कि डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, है ना। तो अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस है उसको स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, उसके मूड डिसऑर्डर भी होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लोअर मूवमेंट। स्लोअर मूवमेंट आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, धीरे धीरे चलते हैं। और हम में से कोई यंगस्टर कई बार ऐसा बोलते हैं एनर्जी लेवल को देखते हुए, अरे भाई चल लेना, है ना, तुमसे चला नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर। तो जब हमें पता होगा तभी तो हम करेंगे। स्लो मूवमेंट को क्या कहा जाता है भाई? ब्रेडिकिनेशिया, ठीक है। ओवर टाइम पार्किंसन डिसीज में स्लो योर मूवमेंट, मेकिंग सिंपल टास्क डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग।
सिंपल टास्क करने में आपको बड़ी मुश्किलें होंगी, आपको नहीं मतलब उस पेशेंट को, और टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, है ना। योर स्टेप में बिकम शॉर्टर व्हेन यू वॉक। आपने देखा होगा जो बड़े व्यक्ति होते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम रख के चलते हैं, है ना। जो जिनको ये कंपन वाली होती है वो, और भी आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपकी सोसाइटी में कोई पर्सन है तो उनकी आप चाल को ऑब्जर्व करना, कैसे चल रहे हैं वो, समझ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाए। कुर्सी से उठेंगे थोड़ा सा जोर लगा के उठेंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। क्योंकि बॉडी में ना जो बोन्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे ना अभी हमें प्रॉब्लम, दर्द होगा उठेंगे तब, समझ रहे हैं। यो मे ड्रैग योर सफल योर फीट एज यू ट्राई टू। वो कैसे कहते हैं ना कि अरे भाई पैर उठा के चल लेना, तो उनसे पैर नहीं उठाया जाएगा, वो ऐसे ही घसीटते हुए चलेंगे पैरों को। घसीटना थोड़ा वर्ड अजीब है, लेकिन भाई घसीटते हुए चलते हैं तो क्या ही करें, है ना। तो रिज्ड मसल्स, मसल स्टिफनेस में एक वहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो स्टिफनेस शो करेंगी, थोड़ी सी अकड़न महसूस होगी, दर्द महसूस होता है जब हम एक अपनी मसल्स को मूव करते हैं। इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस। इम्पेयर्ड पोस्चर कैसे, आपने देखा यहाँ पर ऊपर फोटो में कैसे अंकल जी के यहाँ पे जो कमर ऐसे बैंड हो रखी है, तो नॉर्मली ये कब होता है, लगभग ओल्ड एज में होता है। तो इम्पेयर पोस्चर, वहीं से पोस्चर चेंज हो जाते हैं, बैलेंस करने में बॉडी को प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट। अब ऑटोमेटिक मूवमेंट कौन सी होती है, जैसे कि ब्लिंकिंग, ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है। हमें नहीं पता कि हम कितनी बार हमारी आंखों को ब्लिंक कर दें। सम स्टूडेंट्स ब्लिंक देयर आइज लाइक दिस, ओके, एंड सम स्टूडेंट्स लुकिंग लाइक दिस। अच्छा, वो देखते ही रहते हैं, ब्लिंक ही नहीं करते, समझ रहे हैं। तो लॉस ऑफ, उस दौरान जब पार्किंसंस से सफ़र कर रहा है कोई पर्सन, तो ऑटोमेटिक मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाती है या बिल्कुल ही रुक जाती हैं। जैसे कि चलते हुए हमारे हाथ हिलते हैं ना आगे पीछे, तो उस दौरान उनके नहीं हिलते, वो बिल्कुल आराम आराम से तो चलते हैं और अपने हाथों को हिलाना भी भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पीच चेंज, स्पीच सॉफ्ट हो सकती है, क्विक हो सकती है, स्लर्ड स्पीच चूज़ कर सकता है कोई पर्सन, हेजिटेट फील कर सकता है बोलने से पहले। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो सफ़र करते हैं। राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस है, जब हाथ कांप रहे हैं तो लिखने में डॉक्टर वाली राइटिंग आएगी फिर, है ना। तो ये था भाई पार्किंसन डिसीज़, जो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस को समझने से पहले ना आप इस पिक्चर को देख लो। आपको ये पिक्चर कैसी नज़र आ रही है भाई, न्यूरॉन की। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, ऐसा ही तो न्यूरॉन होता है, बीच में ये सेल होता है, फिर आप ऐसे करके बनाते हैं इसको, और यहाँ से फिर आप ऐसे ही तो बनाते हैं न्यूरॉन को, ऐसा ही होता है ना। ये हमारी माइलिन शीथ, ये इसको कवर कर देंगे, और फिर यहाँ पर ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये कार्टून टाइप में बना दी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इसको माइलिन शीथ को खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बस इतना ही समझना है। यहाँ पर न्यूरॉन को प्रॉब्लम आ रही है भाई सिग्नल्स को इधर उधर करने में। यही तो काम करते हैं न्यूरॉन कि हमारे हमारी सेंसिस से सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाना, ब्रेन से हमारे सेंसिस तक पहुँचाना, तभी हम रिएक्ट कर पाते किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज। आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। ऑटो इम्यून डिसीज क्रॉनिक, बड़ी गंभीर, ठीक है। सो अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑब्वियस है कि आप न्यूरॉन को अफेक्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक द प्रोटेक्टिव शीथ, जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, कवर नर्व फाइबर। जो हमारे यहाँ पे नर्व फाइबर होती है ना, ये वाली नर्व फाइबर जो ब्लू कलर वाली है, ये नर्व फाइबर है, इसको जो कवर करती है ये माइलिन शीथ, और हमारा इम्यून सिस्टम इसी को ही डैमेज करने में लगा रहता है, ऑटो इम्यून सिस्टम, समझ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, माइलिन शीथ को, जो कि नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करती है, इसको डैमेज करेगा, इस पर अटैक करेगा, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी, और डैमेज की वजह से अब क्या होगा, न्यूरॉन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस है, फिर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा ही तो होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, द डिसरप्शन ऑफ माइलिन इम्पेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, काजिंग ए वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फटीग, नमनेस एंड वीकनेस, विजुअल प्रॉब्लम। ये कुछ थोड़े से हमने सिम्टम्स लिखे हैं क्योंकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ब्रीफली अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद सीजर डिसऑर्डर। आपने ऐसा कभी देखा है, किसी मूवी में देखा हो या स्कूल में एक आध बच्चा मिल ही जाता है जिसको सीजर्स आते हैं। सीजर्स बोलते हैं भाई दौरों को, ठीक है, ऐसा बोलते हैं भाई दौरे, ठीक है, दौरे आना। अब भाई ये कैसे आ जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो ब्रेन में होती है उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई जैसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, चेहरा इस तरफ घूम जाता है, या हमारी जो दांत होते हैं ना, हमारे दांत, वो टीथ बिल्कुल टाइट है जो वो बिल्कुल बंद कर लेते हैं, मुंह को खोलते ही नहीं है। या फिर आँखों की जो हमारे आइरिस हैं, प्यूपिल्स हैं, इनके जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे देखना, शरीर में कंपन आ जाना, ज़मीन पे लेट जाना, या बॉडी के किसी हिस्से में ऐसे जैसे मूवमेंट हो जाना लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ना रहना। इस तरह के सिम्टम्स आपने कभी देखे हो मूवी में, बाकी आप इन कार्टून को देखकर है जो समझ सकते हैं। तो सीजर डिसऑर्डर इज़ नोन एज एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, ऐसा तो आपने ये वाली टर्म्स तो सुनी होगी है ना, मिर्गी के दौरे आते हैं। तो इज़ ए क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन characterized by recurrent unprovoked seizures. A seizure is a sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. किसकी वजह से होते हैं? अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारी मूवमेंट में, हमारी फीलिंग्स में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अफेक्ट होता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। सीजर किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि इसको होंगे इसको नहीं होंगे। आपने अगर देखा होगा, मैंने एक बच्चे में देखा था, तो इसीलिए मुझे इतना ब्रीफली पता है। भाई मैंने देखा ना, तो लगभग भाई सामने वाला देखने वाला डर जाए, वो जिसको है प्रॉब्लम वो तो डरेगा ही है ना। तो ये किन किन वजह से हो सकता है? हेड इंजरी की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से ये जो सीजर्स हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। बड़ा कॉमन, बिल्कुल आम, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को हो, ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, लेकिन भाई है तो है, अब क्या ही करें, है ना। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है, जो हमारे ब्लड के शुगर को मेंटेन रखता है, जो हमारी हेल्प करता है। अब डायबिटीज़ हो कैसे जाता है ये भी देखना है। अब आपने ये मशीन तो देखी होगी, घर पे लगभग मिल जाते हैं, जिनको शुगर है ना वो ये मशीन ले आते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी आती नहीं है और घर पे आसानी से चेक हो जाता है ना। तो डायबिटीज़ मेलिटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, या हम शुगर बोल सकते हैं ग्लूकोज को, इन द ब्लड के अंदर जब हाई लेवल हो जाता है शुगर का। इट अकर व्हेन द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। पहला केस है ये, इसको फर्स्ट केस मान लीजिए। कब होगा डायबिटीज़? या तो आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है। सेकंड केस होगा प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन आपकी बॉडी उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रही है। समझ रहे हैं? फर्स्ट केस क्या होगा? डायबिटीज़ 1, जिसको हम बोलेंगे, और सेकंड वाला होगा डायबिटीज़ 2, जब हमारी बॉडी इफेक्टिवली इंसुलिन को कंज्यूम ना करे, यूटिलाइज ना करे। बड़ा सिंपल है। फर्स्ट कब होगा? जब हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ही ना करे। दूसरा केस क्या है? जब हो, मतलब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही, इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रही, तो उसको सेकेंड डायबिटीज़ बोलते हैं। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है produced by the pancreas that regulate the blood sugar level by facilitating the uptake of glucose into the cell for energy। ये ही रिस्पॉन्सिबल, अगर इंसुलिन है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं है तो प्रॉब्लम होएगी, है ना। अब इनको रिकवर करने के लिए डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 दोनों देखना आप। अब ऑनसेट किसी को भी हो सकता है भाई डायबिटीज़, लगभग क्या पता किसको हो जाए। मैनेजमेंट में ये है, इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ सकती है भाई, ये लाइफ लॉन्ग होती है, ताउम्र आपको लेनी पड़ सकती है। इंजेक्शन इंसुलिन के लगवाने पड़ सकते हैं। ब्लड शुगर मॉनिटर, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, यही इनके उपाय हैं। बाकी आपको जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए तो कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें या कुछ रूमर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था डायबिटीज़। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करेंगे हम पैराथायरॉयड डिसऑर्डर का। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर, अब इसको ध्यान से देखना। ये है ना, ये यहाँ पर ना 2 चीज़ें कवर होंगी। एक तो ये थायरॉयड ग्लैंड, और एक थायरॉयड ग्लैंड के नीचे जो ये येलो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये भी थायरॉयड ग्लैंड है, ये भी थायरॉयड। ये बाहरी हिस्सा यहाँ पर आउटर लेयर शो कर रहा है, ये इनर लेयर शो कर रहा है। और जो ये 4 पॉइंट्स है ना, ये वाले 4 पॉइंट्स, इनको बोले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब जो थायरॉयड ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, इन दोनों ग्लैंड्स में जब डिसफंक्शन शो होगा तभी ये डिसऑर्डर्स हो जाएंगे।
बड़ा सिंपल है, एक बार पिक्चर देखो याद हो जाएगा। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर्स आर कंडीशन दैट अफेक्ट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझ आ रहा है, ये ग्लैंड अफेक्ट हुए तो पैराथायरॉयड डिसऑर्डर, अगर थायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट हुआ तो थायरॉयड डिसऑर्डर हो जाएगा। विच 4 स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड है ये कंप्लीट, इसके नीचे। तो दीज ग्लैंड प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो 4 ये डॉट्स आपको दिख रही है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये पीटीएच हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, विच प्ले की रोल इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड बोन मेटाबॉलिज्म, के अंदर है जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। अब टाइप ऑफ पैराथायरॉयड डिसऑर्डर क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब क्या है, इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, ओवर रिएक्टिव। हाइपो मतलब क्या है, कम रिएक्टिव, रिलीज नहीं कर रहा है, पीटीएच, यही तो है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या कहेगा, कब व्हेन वन और मोर ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो कैल्शियम लेवल सीक्रेट करे तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। टाइप ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के भी फिर से टाइप हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर है भाई, पैराथायरॉयड डिसऑर्डर पैराथायरॉयड ग्लैंड में डिसफंक्शन की वजह से होता है, जो कि पीटीएच रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन 4 ये छोटी छोटी डॉट्स है, अगर ये अच्छी तरीके से सीक्रेट नहीं करेंगे हार्मोन को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम 2 तरीके की होगी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जब ओवर रिएक्ट हो जाए और जब रिएक्ट अंडर रिएक्ट हो या फिर रिएक्ट ना ही करे तब हाइपो हो जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा करेंगे तो हाइपर हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपर के फिर से 3 पार्ट हैं, आप नाम आप अभी कर लेना, फिर हम कभी ब्रीफ जब डिस्कस करेंगे इसको तब है जो बात कर लेंगे इन पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं, थायराइड डिसऑर्डर कैसे कहते हैं भाई, जिनको आपने सुना हो कभी, जिसको भाई ऐसा बोलते हैं थायराइड है ना, मेल्स और फीमेल्स किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स को आपको देखने को मिलेगा कि इनको ना थायराइड है। अब क्या है भाई थायराइड, कैन अफेक्ट थायराइड ग्लैंड। अब मैंने बताया जब पैराथायरॉयड डिसऑर्डर होगा तब पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट होगा, जब थायराइड डिसऑर्डर होगा तो थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होगा, दोनों ही एक लेयर के नीचे ही है, पता है थायराइड ऊपर है नीचे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटो में कि ये थायराइड ग्लैंड है, अब ये अफेक्ट हो रहा है, पैराथायराइड में ये 4 डॉट्स है जो अफेक्ट हो रही हैं, होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो अभी हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक, हमारी नेक में होता है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, ओवरऑल होमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। अब जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है थायरोक्सिन T4 या फिर ट्रायोडोथायरोनिन T3 और T4। अब आप ये देखना जिसको थायराइड है ना वो दवाइयाँ लेता है थायरोक्सिन नाम की, क्योंकि वो जो हेल्प करती है थायरोक्सिन को रिलीज करने में, T3 को रिलीज करने में, समझ पा रहे हैं। तो टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर में कौन कौन सा हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, थायराइड नोडुलस एंड थायराइड कैंसर, ये कुछ हो सकते हैं। गोइटर आपने देखा होगा मूवी में, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाएगा, और गोइटर क्या होता है कि गले में नीचे मोटा सा हो जाता है ना ऐसे, तो जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब आ जाती है सबसे कॉमन, डायबिटीज़ के बाद सबसे कॉमन, मतलब डायबिटीज़ तो ऐसी है जिसमें लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन हार्ट डिसीज़ जो कि मोस्ट कॉमन है, लगभग आपको सुनने को मिलेगा कि उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, वॉल्व डली हैं, या फिर आर्टरी ब्लॉक हो गई, भाई कुछ खा लिया, इस तरह की बातें आपने अपनी फैमिली में, लाइफ से, अपनी एनवायरनमेंट में आपने सुनी होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए इस अंकल का दिल टूट जाता है, यहाँ पर दिल टूटा नहीं है बल्कि इनको हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे ही वैसे पिक्चर बनी है। और आपसे क्वेश्चन है क्या दिल ऐसी ही शेप का होता है, अभी तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा भाई दिल ऐसी शेप का होता है नहीं होता है, या अक्सर हम ऐसा ही क्यों दिल बना के भेजते हैं, किसी के पास भी भेजना हो ऐसे भेजते हैं, किसी का टूटा हुआ दिल है तो ऐसे भेज देते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिल की जो शेप है ये वाली होती है। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर दिल को बुखार हो रखा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है। तो हार्ट डिसीज़ क्या है, हार्ट डिसीज़ एक्चुअल में ना बंडल ऑफ डिसीज़ है, उनमें से ये डिफाइन करना भाई इनको क्या है बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया है, हार्ट ब्लॉक हो गया है, ये सभी अलग अलग हैं, ये हम डिस्कस करेंगे।
So heart disease a broad term used to describe a range of condition that affect the heart's structure and function. ये डिपेंड करती है कि हार्ट की फंक्शनिंग से प्रॉब्लम हुई है, स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम हुई है, समझ रहे हैं। इनमें से ये काफ़ी सारे नाम हैं, इनको हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD जिसको बोल देते हैं, जहाँ पर हमारी कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कहते हैं ना कि हमारी ना हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें कुछ ना कुछ हम कहें वेस्ट जो हमारे ब्लड फ्लो को प्रॉब्लम कर देता है, मतलब जहाँ पर वो आ जाती हैं बीच में आर्टरीज के, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा। हार्ट का काम ही ब्लड फ्लो करना है, ब्लड को पंप करना है ना, तो लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जिसकी वजह से CAD आ जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट एरिदमियाज क्या होगा, अबनॉर्मल हार्ट रिदम। अबनॉर्मल हार्ट रिदम क्या होता है, समटाइम्स यू ऑल्सो फील दैट हार्ट बीट इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड फीलिंग लाइक धक 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 धक। तो ये क्या धक धक, ये क्या है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम caused by irregular electrical activity in the heart। हार्ट के अंदर इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे ब्लड की बीटिंग, हार्ट जिसे हम बोलते हैं धड़कना है जो, उसका रिदम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो पंप होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब बात आती है हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर क्या होगा, आपने सुना होगा किसी का हार्ट फेल हो जाता है, तो एक कंडीशन वे द हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स। जितनी ब्लड की बॉडी को नीड है उतना ब्लड हार्ट हमारा पंप नहीं कर पाता, पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फैटिग, और सडनली हार्ट फेल हो जाता है। समझ पा रहे हैं, हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ब्लड पंप ही ना हो तो क्या ही होगा, हार्ट फेल ही होगा। हार्ट वॉल्व डिसीज़ किसे कहेंगे, डिसफंक्शन वन और मोर हार्ट वॉल्व, जब एक से ज़्यादा हार्ट वॉल है जो उनमें डिसफंक्शन देखने को मिले, अफेक्टिंग ब्लड फ्लो विद इन द हार्ट एंड पोटेंशियली लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन एंड फटीग। आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे हाथ लगाते हैं, फिर ऐसे शोल्डर को हाथ लगाते हो, ऐसे मतलब इस तरह के मतलब ऐसे सीन होते हैं जिसमें उसके बाद वो जो बंदा धरती पे या ज़मीन पे या बेड पे या सोफ़ा जो भी उसके नियर बाय सामान है उस पर लेट जाता है, या कोई एक्ट्रेस है तो भाई हीरोज़ को आके बचाएगा। अच्छा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्जेनियल हार्ट डिसीज नेक्स्ट आती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ है कॉन्जेनियल। अब ये कब होती है भाई, ये होती है ड्यूरिंग द बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान ही मान लीजिए उसकी स्ट्रक्चर में प्रॉपर डेवलप ना हो, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, हार्ट फंक्शन तो वो प्रॉपर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लड फ्लो कैसे प्रॉपर होगा, फंक्शन कैसे प्रॉपर होगा, तो उसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी, डिसीज एट द हार्ट मसल्स अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू पंप। अब ये पंप से ही, पंपिंग ऑफ ब्लड से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर हार्ट फेलियर और एरिदमियाज ही दोनों इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन अभी आपको वो डिफरेंस समझने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना ही समझ लीजिए कि हार्ट डिसीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब HIV रेट्रो वायरस है, अटैक एंड वीकन द बॉडी इम्यून सिस्टम, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इतना वीक बना देता है। प्रॉब्लम क्या होती है HIV के दौरान, HIV एक वायरस है, ठीक है, वायरस बॉडी पे अटैक करता है, बॉडी पर अटैक करने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट हमारा इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो बाहर से अनदर वायरसेस आएंगे जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, और अब हमारे अंदर लड़ने की हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है वही खत्म हो जाएंगी, हमारे इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है, और बाहर से हम जितने भी डिसीज़ हैं, जितने भी वायरसेस हैं, उनसे जो ज़्यादा ऐसे संवेदनशील हो जाए, ससेप्टिबल हो जाते हैं कि यार चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बीमार होंगे ही होंगे। एक से ज़्यादा फिर ये जो डिसीज़ होना शुरू हो जाती है, नंबर ऑफ डिसीज़ एक साथ अटैक कर देती है, उसकी वजह से बंदे की जो डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ सिनारियो रहता है। तो HIV एक वायरस है जहाँ की CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम T सेल्स बोलते हैं, जो कि हमारे इन्फेक्शन से, जो बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं बाहर से, उनसे फाइट करने में हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी हेल्प करता है। HIV एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिटेड थ्रू द, किससे ट्रांसमिटेड, ये फैल जाता है, ट्रांसमिटेड है ये, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल्स, ऐसा होता है ना कि ड्रग्स लेने वाले अक्सर करते हैं, एक दूसरे से सेम नीडल से ही कर लेते हैं वो ड्रग को इंजेक्ट अपनी बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम होती है। मान लो किसी को HIV है,
एड्स है तो वो उनको हो जाएगा। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ये प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तब चेकअप में ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें जो बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तब है जो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टेजेस कौन सी है भाई? एक्यूट इनिशियल स्टेज को बोला जाता है, क्रोनिक थोड़ा सा उसके इनिशियल के बाद सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और एड्स फाइनल स्टेजेस यूँ समझ लीजिए। अब है जो बाहर से इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी अफेक्ट होगी। अब बात करते हैं कैंसर का, उसके बाद स्ट्रोक का, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कैंसर किसे कहेंगे? कैंसर भी बंडल है भाई, ग्रुप ऑफ डिसीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। यहाँ पर ये बात आपको बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी इजी है बिल्कुल। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ, कोई भी बॉडी में एक सेल जो कि एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रही है, जिसका कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगी? या तो वो हेल्दी टिश्यूज़ को, जो हेल्दी हमारे अंदर जो बॉडी सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी, उनको ख़त्म कर देगी, मार देगी, ऐसा कुछ होगा। या फिर वही इतनी ज़्यादा फैल जाएगी हमारी बॉडी में, हम जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इनके अंदर ना जो कैंसर सेल्स होती हैं, इनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि या तो ये अदर बॉडी पार्ट को मतलब शुरू कर देते हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, या फिर लगभग सभी बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। Benign tumors which are localized known cancers cells can multiply uncontrollably and have the ability to infiltrate healthy tissue। जैसा कि मैंने बताया अनकंट्रोलेबल तरीके से ये बढ़ती चली जाती है, हेल्दी टिश्यूज़ को अफेक्ट करती हैं, उन पर अटैक करती हैं, जिनकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो अब नॉर्मल सेल ग्रो डिसरप्ट द बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग एंड कैन इवेंचुअली लीड टू ऑर्गन फेलियर और डेथ, जिससे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन फेल हो सकता है, बंदे की जान चली जा सकती है। कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैंसर के? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, लॉस ऑफ सेल्यूलर कंट्रोल, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस एंड इम्यूनो सिस्टम इवेजन। हमारे इम्यूनो सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट करेगा भाई? कोई कैंसर की सेल बॉडी में एंटर कर रही है, इम्यूनो सिस्टम डिटेक्शन की कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो कि उस इम्यूनो सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है उसको मात दे देता है, धोखा दे देता है। समझ रहे हैं? मतलब इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम में एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से, लेकिन कुछ सेल्स है जो क्या करती हैं, इवेड द इम्यून सिस्टम डिटेक्शन, उनकी पहुंच से बाहर चली जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनको पता ही नहीं चलने देता, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता, अच्छा बाहर से ये वायरस आया है, और गड़बड़ हो जाती है। इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, कैंसर सेल कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब जो प्राइमरी सेल्स है जहाँ पर कैंसर है वो ट्यूमर्स हैं, उनसे अलग भी दूसरी बॉडी पार्ट्स को जो अफेक्ट कर रहा है। लॉस ऑफ सेल्यूलर कंट्रोल, नॉर्मल फंक्शन बीइंग टू इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को टिश्यूज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहाँ पर नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब टाइप ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकीमिया, मेलोमिना, है ना, मेलोनोमा, तो ये कुछ टाइप ऑफ कैंसर है। ये अपने आप कर लेना, बिल्कुल ईजी है। अभी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ ईजी है। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक देखिए, डायरेक्ट मैं अगर टॉपिक पे आऊँ तो पहले मैं ये बता देता हूँ इसको क्या बोला जाता है। CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। हम समझते हैं भाई, ए मेडिकल इमरजेंसी दैट अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्टेड। आपको पता है कि सारा का सारा खेल ना ब्लड का है, समझ रहे हैं। हार्ट अगर ब्लड पंप करना बंद कर दे तो कहानी ख़त्म, अगर ब्रेन को ब्लड की सप्लाई ना मिले तो कहानी ख़त्म। समझे, कहानी ख़त्म का मतलब एक पर्सन है जो जीवित नहीं रह सकता, समझ रहे हैं। और जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड ना मिले, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, समझ रहे हैं, तो ब्रेन को ब्लड प्रॉपर ना मिलेगी तो स्ट्रोक आएगा। अब वो कैसा होगा, अब ये देखते हैं। दिस कैन हैपन ड्यू टू ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स। हो सकता है कोई ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाए जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो ना हो, ब्रेन को ब्लड है जो मिले ही ना, जिसको हम कहेंगे आइस्मिक स्ट्रोक, आइस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, जिसे कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। यही दो हैं, आइस्केमिक एंड हेमरेज। ठीक है। अब हेमरेज क्या होता है, आपने सुना होगा कि ना उसकी ना दिमाग की नस फट गई, भाई इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हारी दिमाग की नस फट जाएगी। ऐसा ही हमारे ब्रेन में कोई वेसल्स है जो वीक हो जाती हैं, जिनकी वजह से वेसल्स रप्चर, ब्लास्ट हो जाती है और ह्यूमन को डेथ का सामना करना पड़ता है, उसके बाद तो रहता ही नहीं बंदा।
तो व्हेन द ब्रेन डजंट रिसीव इनफ ब्लड फ्लो, ब्रेन सेल्स स्टार्ट टू डाई विद इन मिनट्स. दिस कैन लीड टू परमानेंट डैमेज एंड वैरायटी ऑफ सिम्टम डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन. वो डिपेंड करता है कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है. कंप्लीट स्ट्रोक, आइस्केमिक हो गया है, हेमरेजिक हो गया है. ठीक है, बड़ा कॉमन है जो आइस्केमिक स्ट्रोक है, ये बड़ा कॉमन है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्रेन फेल हो जाता है ना. या फिर कहें ये जो हेमरेजिक है ये भी पीछे थोड़ा सा कॉमन हो ही गया था. मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे जब कह रहे थे भाई इसकी ना नस फट गई, उसकी नस फट गई, भाई वहाँ फैमिली में रिलेटिव उनकी नस फट गई, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो स्ट्रोक है भाई. ठीक है, आपको इन चीज़ों से पता होना चाहिए इनके बारे में. तो ये कुछ इस चैप्टर का कंटेंट था. होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, यू कैन हिट द लाइक बटन, अदरवाइज एज यू विश. सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.